जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन 20 प्रश्नों को घोट कर पी जाना पड़ेगा आपको। आज का सेट इतना दमदार है कि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न फंसाने की ताकत रखता है। तैयारी तगड़ी रखो क्योंकि अगला सवाल आपका लेवल चेक करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे खतरनाक साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कांच को हरा रंग देने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 20 क्वेश्चन है इसमें, आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कांच को हरा रंग देने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वह आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरस ऑक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कांच को हरा रंग देने के लिए फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। विभिन्न धातु ऑक्साइड कांच को अलग अलग रंग प्रदान करता है। रंगीन कांच का उपयोग सजावट एवं वैज्ञानिक उपकरणों में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग देता है। सेलेनियम जो है लाल रंग प्रदान करता है, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड जो है नीला रंग देता है, यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सिलिकॉन भी महत्वपूर्ण अर्धचालक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तांबा अच्छा चालक है। ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, ट्रांजिस्टर में सामान्यतः नहीं प्रयोग होता। चांदी उत्कृष्ट चालक धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ज्यादा रेलवे एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CSO4 इंटू हाफ H2O। CSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र अभी हम लोग पढ़े, CSO4 इंटू हाफ H2O। इसका उपयोग मूर्तियां, चिकित्सा, प्लास्टर और सजावट में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें CSO4 इंटू जो 2H2O है या जो है आपका जिप्सम का सूत्र है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। पीओपी पानी मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। पीओपी जल्दी कठोर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं। आपसे पूछा कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो हैं किसकी बनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम या बोरान की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम या बोरान की। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। यह सामान्यतः कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। इसमें नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित की जाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो ग्रेफाइट मंदक के रूप में उपयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। यूरेनियम 235 सामान्य ईंधन है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोजन। हैलोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहलाते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि शामिल। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। क्षार धातुएं जो दिया है समूह एक के तत्व को कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें जो है समूह 18 को। हैलोजन और संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक का तत्व होता है। डी ब्लॉक का तत्व होता है, यह भी सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल और खनिजों का परिवहन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है या जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। भोजन का परिवहन कौन करता है तो फ्लोएम कार्य करता है। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम भी ध्यान रखिएगा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। यह भी एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला
प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपसे पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टी। क्रिस्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या CRISTAE क्रिस्टी। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की तह होती है या कोशिकीय श्वसन की प्रमुख क्रियाएं होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैट्रिक्स एंजाइम मौजूद रहते हैं, बाहरी झिल्ली सुरक्षा प्रदान करती है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोजियम। राइबोजियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोजियम एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है या दलदली पौधों की जड़ों में पाया जाता है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उपयोगी के रूप में बदलता है। बाकी विकल्पों की बात करें साल्मोनेला रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ई कोलाई आंतों में पाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। ये टंगस्टन फिलामेंट को जल्दी जलने से बचाती हैं। इसमें बल्ब की आयु बढ़ जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। आपसे पूछा किसी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रिंग घड़ी। स्प्रिंग घड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कम होता है। लोलक घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती, इसलिए सही कार्य नहीं करती। क्यों लोलक घड़ी गलत हो जाएगा, तो लोलक घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती, इसलिए सही कार्य नहीं करती, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कम होता है। स्प्रिंग घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को सिक्का धातुएं कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को सिक्का धातुएं कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समूह 11 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 11 के तत्व कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कॉइनेज मेटल्स यानी कि सिक्का धातुएं कहा जाता है। प्राचीन समय में इन धातुओं का उपयोग सिक्के बनाने में किया जाता था। ये धातुएं चमकदार, तन्य और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ये डी ब्लॉक के महत्वपूर्ण संक्रमण तत्व हैं। बाकी विकल्पों की बात करो, समूह 1 जो दिया हुआ है ग्रुप 1 क्षार धातुएं होती हैं। ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम आदि पाए जाते हैं और ग्रुप 18 नोबेल गैसेस का समूह है। गोल्ड और सिल्वर आभूषणों में भी उपयोग होते हैं। कॉपर बिजली के तार बनाने में उपयोगी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ावा देने वाला मुख्य हार्मोन्स कौन सा है। आपसे पूछा कि पौधों में कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ावा देने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन पौधों में सेल डिवीजन को बढ़ावा देने वाला प्रमुख हार्मोन है। यह नई कोशिकाओं के निर्माण और पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। यह पत्तियों को हरा बनाए रखने और वृद्धावस्था को धीमा करने में भी मदद करता है। इसका निर्माण मुख्यतः जड़ों में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। जिब्रेलिन जो है तने की लंबाई बढ़ाता है और जो ऑक्सीजन दिया हुआ है उसका वृद्धि एवं प्रकाशनुवर्तन में सहायक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने और चलने दौड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने और चलने दौड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, जिसे सेरेबेलम भी बोलते हैं। सेरेबेलम शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है।
चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना जैसी क्रियाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या शरीर की गतिविधियों को संतुलित और नियंत्रित करता है। यदि सेरेबेलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना किस प्रकार की गति है। आपसे पूछा है कि छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना किस प्रकार की गति है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपानुकुचन गति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श के कारण सिकुड़ जाती हैं, इसे कंपोचानुकन गति कहते हैं या पौधों की अनैच्छिक गति का उदाहरण है। इसमें गति की दिशा उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं करती या पौधों की सुरक्षा प्रणाली का एक भाग माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लार आने, उल्टी होने और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लार आने, उल्टी होने और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ओब्लोंगाटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ओब्लोंगाटा मस्तिष्क का वह भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है या श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, लार स्त्राव और उल्टी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे ब्रेन स्टेम का महत्वपूर्ण भाग है। इसकी क्षति होने पर जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात तो सेरेबेलम सोचने की स्मृति का केंद्र है। सेरिब्रम जो है शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस तापमान एवं भूख नियंत्रित करता है। मेडुला को विटल सेंटर भी कहा जाता है या मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से मूलतः क्या होता है। आपसे पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से मूलतः क्या होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए क्या होगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पेप्टाइड या प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है या शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज ग्रहण करने में मदद करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लिपिड जो है एक वसा आधारित हार्मोन अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन कार्बोट नहीं है। स्टेरॉइड हार्मोन का स्रोत अलग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एक होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। इसमें बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी संयोजकता 1 होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके प्रमुख उदाहरण हैं। हैलोजेंस बहुत अभिक्रियाशील अधातु होती हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कैंसर की ट्यूमर जांच के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आपसे पूछा है कि कैंसर की ट्यूमर जांच के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्सेनिक 74। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत लोग गलत करके आएंगे। आर्सेनिक 74 का उपयोग मुख्य रूप से ट्यूमर डिटेक्शन में किया जाता है या रेडियोधर्मी समस्थानिक शरीर के कैंसर प्रभावित भागों की पहचान में सहायक होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो आइसोटोप का विशेष महत्व है। कैंसर के निदान और उपचार दोनों में रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। आयोडीन 131 थायराइड रोगों में उपयोग होता है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह अध्ययन में उपयोग होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दाढ़ी बनाने वाले या डॉक्टर द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि दाढ़ी बनाने वाले या डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। इसी कारण शेविंग मिरर और डॉक्टरों के उपकरणों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कान, नाक और गले की जांच में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग करता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं।
यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। आपसे पूछा कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर सेल। सौर सेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में लगातार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए उन्हें उपग्रहों में मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए यह सबसे सस्ता और प्रभावी ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बैटरियां केवल बैकअप के रूप में प्रयोग होती हैं। सोलर सेल मुख्यतः सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इसरो और नासा के अधिकांश उपग्रह सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। तो दोस्तों आज का साइंस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपका स्कोर पहले से बेहतर आया होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होता है। आपसे पूछा है कि दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले और भी खतरनाक साइंस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।